वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। चलिए आज हम आपके चैप्टर की कुछ आगे की एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कुछ करने को आप लोगों को दिया जाता है। ओके, तो इसमें पहली बात है कि आप अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए। आपने चैप्टर में पढ़ा कि रक्तदान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब कभी अस्पताल में कोई बीमार होता है, किसी को रक्त की आवश्यकता होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको रक्त चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ब्लड बैंक होता है जहाँ पर जो स्वस्थ लोग रक्तदान करते हैं उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, फिर वह रक्त ज़रूरतमंद को चढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम सभी को रक्तदान करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं जिनको कोई बीमारी ना हो। तो आपका भी यह काम है, चूँकि आप स्वयं अभी रक्तदान नहीं कर सकते, परंतु स्वयं को जब आप 18 वर्ष के होंगे उसके लिए तैयार करें मेंटली कि हाँ हमें भी रक्तदान करना है। इस चीज़ के लिए स्वयं संकल्प लें। और दूसरा, आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जिनको भी आप जानते हैं उनको भी आप इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह कितना आवश्यक है रक्तदान करना। ओके, नेक्स्ट है कि शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो शरीर रचना का चित्र देखकर आपको रक्त संचार की क्रिया समझनी है। ये चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे रक्त संचार की क्रिया संपन्न होती है। ओके, ये देखिए, ये हमारे शरीर की रचना है। अब इसमें रक्त संचार की क्रिया किस तरीके से होती है? ये क्या है? हार्ट है। ये जो बीच में रेड रेड देख रहे हैं आप, ये क्या है? हार्ट। यहीं से रक्त संचार की क्रिया शुरू होती है। और ये जो रेड रेड आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? रेड रेड, ये हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं इनको? आर्टरीज, यानी धमनी। और ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये क्या है? वेन्स। इनको क्या कहते हैं? वेन्स। वेन्स यानी शिरा, हिंदी में शिरा बोलते हैं इनको। अब जो है रक्त संचार की क्रिया किस प्रकार से होती है? रक्त का संचार दिल से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? दिल से शुरू होता है। दिल सिकुड़ कर रक्त को अपने बाहर निकलता है। दिल हमेशा बार बार सिकुड़ता और वो खुलता है ना, हृदय का संकुंचन और हृदय का शिथिल होना बोलते हैं जिसे। तो उससे ये रक्त को अपने से बाहर निकालता है। और वह रक्त किसके ज़रिए बाहर निकलता है? ये आर्टरीज़ के ज़रिए। ये आर्टरीज़ आप देख रहे हैं ना, रेड रेड, इन आर्टरीज़ के ज़रिए शरीर के पूरे सभी हिस्सों में पहुंचता है रक्त। और सभी हिस्सों में पहुंचकर जो रक्त में ऑक्सीजन होती है, ब्लड में आपको बताए थे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में, सेल्स में पहुंचाते हैं। तो ये आर्टरीज़ के ज़रिए रक्त शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और फिर वहाँ से यह कार्बन डाइऑक्साइड या और कोई भी अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन सभी को वहाँ से लेता है। और उसके बाद वह उसको कहाँ पर लेकर आता है? हार्ट में लेकर आता है। लेकिन जब यह जाता है ब्लड यहाँ हार्ट से, तो कैसा होता है? डार्क रेड कलर का होता है, क्योंकि सारे रेड सेल्स उसमें होते हैं ना। और जब यह अनावश्यक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है तो यह हल्के कैसे रंग का हो जाता है? मतलब गंदा हो जाता है वह ब्लड। तो गंदा होके यह कैसा दिखाई दे रही है? ब्लू ब्लू दिखाई दे रही है ना ये सारी वेन्स। तो यह रक्त जो है वो गंदा हो जाता है। यह जो गंदा रक्त है वह किस में आता है? हार्ट में आता है। और यहाँ हार्ट से इस गंदे रक्त को, और हार्ट क्या करता है? इसे श्वास उसमें भेज देता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में जहाँ से जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड की, वह हमारी सांस के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाती है। सांस के ज़रिए शरीर से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड या अनावश्यक पदार्थ जो भी होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह उस ब्लड में मिल जाती है। तो वही ब्लड फिर से कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो वही ब्लड फिर से शुद्ध होकर कहाँ पर आ जाता है? यहीं हार्ट में वापस आ जाता है। तो फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन को रक्त में मिलाकर और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से बाहर निकालकर।
रक्त को शुद्ध करने के बाद रक्त किस में आ जाता है? फेफड़ों से हार्ट में आ जाता है, और यहाँ से हार्ट से फिर से वहीं इनके आर्टरीज़ के जरिए शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँच जाता है, और वेंस के जरिए जो गंदा रक्त होता है फिर से यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से ये रक्त संचार की क्रिया चलती रहती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आपका ब्लड गंदा हो गया अब उस गंदे ब्लड को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं, वह फेफड़ों में जाकर रक्त फिर से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो अब आप समझ गए रक्त संचार क्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप सिर्फ समझ लीजिए। चैप्टर में भी समझाया गया था और अभी भी समझाती हूँ मैं आपको। ओके, पहला है कि ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी किसे कहते हैं? किसी पैदा हुए बच्चे का यदि हृदय कमज़ोर हो तो उसे सही रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यानी कि कोई न्यू बॉर्न जो बेबी है, अगर उसका हार्ट जो है वीक होता है तो उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, वह ठीक से सांस नहीं ले सकता, तो धीरे धीरे उसका शरीर क्या होता है? नीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में दौरा नहीं करता। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड ठीक तरीके से शरीर में दौरा नहीं कर पाएगा, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वह ऑक्सीजन को विभिन्न हिस्सों में नहीं पहुंचा पाएंगे, और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण भी नहीं होगा। तो जब रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं होगा तो उन्हीं की वजह से ब्लड रेड होता है, तो इसीलिए ही शरीर कैसा दिखाए लगने लगता है? नीला पड़ने लगता है। तो यही क्या कहते हैं? इन्हीं को ब्लू बेबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त के जमाव की क्रिया में बिम्बाणु का कार्य क्या है? रक्त के जमाव की क्रिया में बिम्बाणु का क्या कार्य है? ये भी आपको समझाया गया था। बिम्बाणु क्या होते हैं? जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिम्बाणु कहते हैं। तो रक्त के जमाव की क्रिया में बिम्बाणु विशेष भूमिका निभाते हैं। जब भी कभी चोट लगने पर रक्त बहता है तो उस रक्त को जमाने में बिम्बाणु का ही काम होता है। जब कोई चोट लग जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा है लिक्विड है जो ब्लड में, उसमें क्या होता है? एक तरह की प्रोटीन होती है। वो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जब कभी रक्त वाहिका कट जाती हैं तो उनकी कटी फटी दीवार में ये क्या करती है? प्रोटीन ये एक जाला सा बुन देती है, और इन जाले पर बिम्बाणु जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। प्लेटलेट कण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। तो जब वो बिम्बाणु उस जाले पर चिपक जाते हैं तो जो ये दरार आई है, जहाँ कहीं भी कट फट गया है, तो वो दरार क्या होता है? भर जाती है, और उससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को रक्तदान करना है तो उसको उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो क्या बताया गया था आपको? रक्तदान के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र की आयु वाले लोग रक्तदान नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? यानी कि एक बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं तो उसके बाद कितने समय बाद आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो 3 महीने के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। ये आपको चैप्टर में भी समझाया गया था ना कि 3 महीने में हमारा जो ब्लड हमने डोनेट किया है वह फिर से बन जाता है, बहुत ही जल्दी ही बन जाता है बल्कि, और तो 3 महीने बाद हम दोबारा से रक्तदान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? यानी कि ये अगर किसी लेडी का ब्लड है तो वो क्या किसी जेंट्स को चढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। यानी कि लेडी का जेंट्स को भी चढ़ाया जा सकता है और जेंट्स का लेडीज़ को भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे आंसर्स आप समझ लीजिए, केवल इनको कॉपी पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके,
नेक्स्ट है कि शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर शरीर के किसी भी अंग में अचानक से रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है तो क्या क्या हो सकता है। शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाए अगर, तो मनुष्य का वह अंग सही रूप में काम करना बंद कर देता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपका वह अंग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कभी आपका हाथ पैर कुछ कस के दब गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो एकदम से आपका हाथ पैर सुन्न सा पड़ जाता है, परंतु वह तुरंत ही आप हाथ झटका देते हैं करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, तो उससे वह शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही हो जाए, कई बार इतनी विकट स्थिति पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है। यानी कि कभी कभी रक्त संचार रुक गया और उसके बाद वह ब्लड सर्कुलेशन शुरू ही नहीं हुआ, तो रुका हुआ जो खून होता है उसमें क्या होता है, जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत भी आ जाती है। कितनी बड़ी बात है ना कि उस अंग को काटने तक की, क्योंकि उसका जहर फिर और सब जगह फैल जाएगा, इसलिए उस अंग को काटने की भी ज़रूरत आ जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन लगातार सही रूप में बना रहे, ये ज़रूरी है। तो ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। आपने बहुत सी चीज़ें इसमें जानी समझी कि जैसे रक्तदान करना ज़रूरी है और ब्लड की कमी शरीर में ना हो, इसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना अत्यंत ज़रूरी है। ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ब्लड से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है, सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय।